संगवारी हो, राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मोर नाम शेखर है। मैं नॉलेज हब कोचिंग संचालित करता हूँ रायगढ़ छत्तीसगढ़ में, आपके अपन प्रदेश छत्तीसगढ़ में। संगवारी हो, आज 29 अक्टूबर है। आज के समाचार आप मन के सम्मुख लेकर के हाजिर हुए हूँ। और वो बात तो आप मन ला याद हो ही कि 1 नवंबर के हमन लेने वाला हन टेस्ट। 16 अक्टूबर ले लेकर के 31 अक्टूबर तक के समाचार के एक टेस्ट आप मन करा लिया जाही, ऑनलाइन हो ही। जैसे सबमिट करिए आप ला आपके उत्तर पता चल जाही कि आप मन कितना सवाल सही करे है, कितना गलत करे है। दिन भर लिंक खुले रही, ओकर बाद लिंक अपने आप बंद हो जाही। तब भाई तय समय में आप मन सुनिश्चित करा कि टेस्ट के लिंक आप ला मिल जाए, तो टेस्ट ला जरूर देवा। हिंदी में आत हो, आज के समाचार ला शुरू करत हूँ। पहला समाचार, नेशनल वाटर अवार्ड। कल इस समाचार की एक झलकी में आपको दिखाया था, आज ये समाचार पूरे तौर पर हम जानेंगे। नेशनल जन शक्ति, जिसे मैं कल कह रहा था और मैंने करेक्शन करते हुए कहा था कि ये राष्ट्रीय जल शक्ति अवार्ड होना चाहिए, और वैसा ही है। नेशनल जल शक्ति अवार्ड या नेशनल वाटर अवार्ड ये प्राप्त हुआ है हमारे राज्य को। हमारे राज्य के न सिर्फ बिलासपुर जिले को बल्कि सूरजपुर जिले को भी यह अवार्ड प्राप्त हुआ है। जहां बिलासपुर जिले को नदियों के पुनरुत्थान के लिए यह अवार्ड प्राप्त हुआ है, वहीं अगर हम सूरजपुर जिले की बात करें तो सूरजपुर को वाटर कंजर्वेशन के लिए, यानी कि जल के सही रूप से भंडारण और उसकी रक्षा के लिए ये प्राप्त हुआ है। अलग अलग तरह की योजनाएं हमारे राज्य में चलाई जा रही हैं, जिसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण योजना, महत्वाकांक्षी योजना नरवा गरवा घुरवा बाड़ी योजना थी। इसमें से नरवा योजना के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों को लेकर सूरजपुर की सराहना भी हुई है। बिलासपुर जिलों में जहां 13 अलग अलग नदियों पर चलाए जा रहे कार्य, जो स्ट्रक्चर बना करके जल संरक्षण किया जा रहा है, इसके अलावा सूरजपुर में नालों के पुनरुद्धार को लेकर किए जा रहे कार्यों को ध्यान में रखते हुए ये पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। हालांकि ये पुरस्कार अभी रिसीव करने बाकी हैं, लेकिन घोषणा हो चुकी है। सूरजपुर में हमें यह भी जानना चाहिए कि एक अभियान चलाया गया था जिसको डबरी महाअभियान का नाम दिया गया था, और उसके माध्यम से डबरी यानी वो छोटे जलाशय, अब इसे जलाशय उस तरह का कहना चाहिए जो तालाबों से भी छोटे होते हैं, उथला हुआ पानी जहां मौजूद होता है, एक छोटा सा गड्ढा जहां पर पानी अपने आप जमा हो जाए, उस तरह का। तो भाई ये वर्षा आधारित जो जल है उसके संरक्षण की भी एक बेहतर पहल मानी जाती है। वो अभियान चलाया गया था जिला सूरजपुर में, ये भी अपने ध्यान में जरूर रख लेंगे। बात करते हैं अगले समाचार पर। सुमन ताम्रकर, ये न्यूज वैसे तो कल भी मुझे प्राप्त हो गया था, पर मैं इसे उतनी तवज्जो नहीं दे रहा था, लेकिन बहरहाल इस न्यूज को आज फिर छापा गया है और लगभग हर समाचार पत्र ने इसे कवर किया है, तो क्यों नहीं इसे जान लेते हैं, क्या पता ये प्रश्न बन करके आ जाए। तो ये जो नाम है सुमन ताम्रकर, ये जशपुर अंचल की हैं और इन्हें जशपुर क्षेत्र की पहली महिला पर्वतारोही बनने का गौरव प्राप्त हो गया। जशपुर जिले में इनका सम्मान भी किया गया, साथ ही साथ पूरे सरगुजा संभाग के लिए भी ये पहली महिला पर्वतारोही बनकर के साबित हुई है। अभी हाल फिलहाल में ये न्यूज में हम कवर कर चुके हैं, अगर आप याद कर पा रहे हो। माउंटेन मैन राहुल गुप्ता के नेतृत्व में फ्रेंडशिप पीक की चढ़ाई की गई थी। लगभग 6000 फीट की ऊंचाई पर स्थित ये चोटी है, वहां की चढ़ाई की गई थी। 20 पर्वतारोहियों को लेकर के वो साथ चले थे। इसमें जशपुर अंचल की सुमन ताम्रकर भी थी। विशेष इसलिए हो जाता है क्योंकि सुमन ताम्रकर पहले कोरोना से जूझी, फिर 14 दिन का क्वारंटीन पीरियड उन्होंने पार किया, और कोरोना से रिकवर होने के बाद इस चढ़ाई को उन्होंने पूरा किया। कोरोना श्वास संबंधी बीमारी समझी जाती है, और उसके बाद इस तरह का जज्बा दिखाना ये उपलब्धि है। इसलिए सुमन ताम्रकर का नाम आपको याद रखना चाहिए। बहरहाल आप कोरोना से सुरक्षित रहें और अपनों को सुरक्षित जरूर रखें। आप सुरक्षित रहेंगे, आपके अपने सुरक्षित रहेंगे। कोरोना बहुत बेरहम है, ये ध्यान में रखें अपने। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मनेन्द्रगढ़ की। मनेन्द्रगढ़ यानी जिला कोरिया, यहाँ मौजूद है एक फॉसिल पार्क, वो भी ऐसा वैसा नहीं। हो सकता है आपने भूगोल पढ़ते हुए, छत्तीसगढ़ का भूगोल पढ़ते हुए मैरीन फॉसिल पार्क का नाम सुना हो, जिसकी स्थापना कोरिया जिले में की गई है, मनेन्द्रगढ़। और आप ये पढ़ते होंगे कि हसदेव नदी के तट पर उसे बनाया गया है, लेकिन उसकी उपयोगिता क्या रह गई है? उसकी उपयोगिता शून्य हो गई है, यही आज के समाचार पत्र में बताया गया है। मैरीन फॉसिल पार्क की अगर बात करें तो मैरीन फॉसिल पार्क आधारित होता है समुद्री जीवों के जीवाश्म पर आधारित। अब हसदेव नदी के तट पर ऐसा ही एक जीवाश्म छत्तीसगढ़ में भी प्राप्त हुआ,
जो 28 करोड़ वर्ष पुराना है, जब बड़े दैत्याकार आकार के यानी कि जाइंट साइज जीव जो थे वो निवास करते थे जल के भीतर, और ऐसा ही एक फॉसिल, एक ऐसा ही जीवाश्म गोंडवाना चट्टानों में दबा हुआ प्राप्त हुआ। जिला कोरिया है मनेंद्रगढ़, तो वहां शोध करने के लिए बना दिया गया फॉसिल पार्क, और फॉसिल वहां भी रखा भी हुआ है ये, लेकिन फिर धीरे धीरे ये काम पीछे छूटता चला गया। सवाल यह है कि कोरिया जिले में समुद्री क्षेत्र कैसे आया, तो इसके लिए हमें थोड़ा सा भूगोल के एकदम प्रारब्ध में चलना पड़ेगा, शुरुआत में चलना पड़ेगा, और आपको ये समझना पड़ेगा कि भारत के निर्माण से पहले, आज जैसे आप प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं, यानी कि हम बात कर रहे हैं भारत के इस लोअर हाफ की, नीचे वाले हिस्से की, ये ही केवल मूल गोंडवाना चट्टान थी। इसके ऊपर का जो भाग है जिसमें हिमालय और उत्तरी भारत का मैदान आते हैं, यानी कि आपका जम्मू कश्मीर से लेकर के उत्तर प्रदेश तक का जो हिस्सा है, ये भाग बाद में निर्मित हुआ। ये जो पोर्शन है ये बाद में निर्मित हुआ, और इसके नीचे का ये जो हिस्सा है ये पहले से निर्मित था, और कहते हैं इसके ऊपर समुद्री भाग हुआ करता था। हिमालय भी एक समुद्र के जगह आज खड़ा हुआ है ऐसा माना जाता है, टेथिस नाम के सागर पर, ये आप भूगोल में पढ़ते आए होंगे। तो इस तरह से अगर देखें तो विंध्याचल पर्वत वो सीमा होती थी जहां से ये बाउंड्री निर्धारित हुई थी, और विंध्याचल रेंज आप सब जानते हैं छत्तीसगढ़ में कहां टच करती है, तो जिला कोरिया और सूरजपुर के आसपास, और इसीलिए यहाँ मैरीन फॉसिल मिल पाना संभव हो पाया। इसी तरह के मैरीन फॉसिल और भी कुछ जगह मिले हैं, जिसमें झारखंड भी है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश भी है, जिसमें पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग वाला क्षेत्र भी है, और जिसमें गुजरात का खमगांव वाला इलाका है। और अगर हम इन सब की बात करें तो ये सारे हिस्से इसी प्रायद्वीपीय पठार का कहीं ना कहीं भाग दिखाई देते हैं। खमगांव गुजरात, राजहरा झारखंड, सुबनसिरी अरुणाचल प्रदेश और दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल, यहां भी इसी तरह के फॉसिल प्राप्त हुए हैं। देश में केवल इन 5 जगहों में ही इस तरह के पुराने फॉसिल पार्क बनाए गए हैं, और यहां से जीवाश्म प्राप्त हुए थे। जीवाश्म यानी जीव जंतुओं का वो दबा हुआ स्केलेटन, उनके अवशेष जो करोड़ों सालों से वहां मौजूद थे। तो भाई छत्तीसगढ़ के लिए उपलब्धि की बात होती अगर और शोध होता तो। अब ये अपनी बदहाली का रास्ता देख रहा है। बात करते हैं अगले महत्वपूर्ण न्यूज पर, ये नोट कर लेंगे, बहुत जरूरी होने वाला है। सरना एथनिक रिसोर्ट, छत्तीसगढ़ में बनने वाले तमाम रिसोर्ट के बारे में हम पढ़ चुके हैं, लेकिन इस रिसोर्ट को अब आपको याद जरूर रख लेना चाहिए। 1 नवंबर को इसकी ओपनिंग हो रही है, यानी राज्य स्थापना दिवस के दिन, इसलिए भी आपको इसे याद रखना चाहिए। सरना एथनिक रिसोर्ट बनेगा बालाछापर। बालाछापर यानी जशपुर का वो हिस्सा जहां चाय की उपज ली जाती है, चाय की खेती होती है, चाय के बागान जहां मौजूद है वो हिस्सा। और सरना अगर देखें तो उरांव जनजाति से जुड़ा हुआ एक धार्मिक शब्द भी है। झारखंड में तो बाकायदा सरना धर्म का भी नाम है, और सरना देव की पूजा वहां की जाती है, ये भी एक प्रथा है। और अगर हम जशपुर हिस्सा देखें तो वो झारखंड का बॉर्डर भी है, तो इस तरह का नाम रखा जाना कोई गलत नहीं है। तो सरना एथनिक रिसोर्ट नाम होगा, 1 नवंबर से इसकी शुरुआत हो रही है। 1.65 हेक्टेयर भूमि में यह बना हुआ है, और इसकी लागत आई है 13 करोड़ 10 लाख। बेहद खूबसूरत दिखने वाला ये केंद्र, अगर कभी जशपुर यात्रा हुई तो रुकने के लिए बहुत बेहतरीन जगह साबित होगी। फिर बात करते हैं गणेश शंकर विद्यार्थी जी, इतिहास पर हम आ चुके हैं। गणेश शंकर विद्यार्थी भारत के स्वतंत्रता सेनानी, विचारक, और उससे भी कहीं ज्यादा बढ़ करके जाति धर्म के बारे में स्पष्ट सोच रखने वाले व्यक्ति। गणेश शंकर विद्यार्थी जी को भारत रत्न दिए जाने की मांग छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री महोदय ने की है, इसलिए आपको इस न्यूज को पढ़ना पड़ रहा है। गणेश शंकर विद्यार्थी जी से मेरी अपनी जानकारी या मेरा अपना जो समझ है वो सिर्फ एक कहानी से जुड़ा हुआ था, और वो कहानी थी बहुत महत्वपूर्ण। भगत सिंह इनके एक अखबार प्रताप में बलदेव नाम के छद्म नाम या झूठे नाम के साथ लेखन का कार्य किया करते थे। यानी कि भगत सिंह जब अपना शहर छोड़ करके आए तो कानपुर में गणेश शंकर विद्यार्थी ने उन्हें छत दी थी और काम भी दिया था। भगत सिंह उन्हीं के यहाँ उन्हीं के अखबार प्रताप में काम किया करते थे। और एक और खूबसूरत कहानी ये कि गणेश शंकर विद्यार्थी ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह की मुलाकात कराई थी। बेहद महत्वपूर्ण विचारक और स्पष्ट सोच रखने वाले धार्मिक मामलों को लेकर।
हालांकि ये भी एक दुखद बात है कि एक सांप्रदायिक दंगे में ही उनको मार दिया गया था। इनका जन्म हुआ था 26 अक्टूबर 1890 को, जबकि मृत्यु हुई 25 मार्च 1931। एक सांप्रदायिक दंगे का शिकार हो गई है और हत्या कर दी गई थी इनकी। बहरहाल गणेश शंकर विद्यार्थी जी अपने जीवन में सारे वो कार्य किए जो कि अंग्रेजों का घोर विरोध साबित होते। जेल की यात्रा भी करनी पड़ी इन्हें, और जेल की यात्रा के दौरान इन्होंने 2 किताबों का अनुवाद किया। विक्टर ह्यूगो जो फेमस नॉवेलिस्ट है, उनकी लॉ मिजरेबल और 93 नामक 2 किताबों का इन्होंने अनुवाद भी किया है। ये मेरे नजरिए से गणेश शंकर विद्यार्थी जी, अगर आपको और जानने की इच्छा हो तो गूगल कर सकते हैं आप और इनके बारे में और जानकारी जुटा सकते हैं। बेहद कमाल के व्यक्तित्व थे। इससे याद आया, धर्म जाति से जुड़ी हुई एक बेहद शर्मनाक, एक बेहद चौंकाने वाली घटना भी हुई है। घटना निकिता तोमर के बारे में बात करते हुए मैं बता रहा हूं। जिस शख्स ने उनको गोली मारी और अपने प्रेम को साबित करने के लिए, वो एकदम कायरतापूर्ण हरकत है। और ये दुखद है कि देश की बच्चियां ना अपने घर में सुरक्षित दिखाई देती हैं, ना बाहर सुरक्षित दिखाई देती हैं। और इसका कारण, इसके जिम्मेदार आप और हम लोग भी हैं। हम लोग जो कि ऐसी घटनाओं पर नजर नहीं रख पाते, हम लोग जो ऐसी घटनाओं पर नजर रख करके भी उसे अनदेखा कर देते हैं। तो भाई ऐसा ना करें। आप अपने आसपास की सभी बच्चियों को अपने घर की बच्ची मान करके इन सब घटनाओं पर नजर रखेंगे तो शायद हम एक बेहतर भारत बनाने की कल्पना कर सकेंगे। वो भारत जिसमें हमारे देश की बच्चियां सुरक्षित रह सके। आपकी अपनी बहन, आपकी अपनी भतीजी, आपकी अपनी बेटी, आपकी अपनी माँ, इन सब के बारे में विचार कर लीजिएगा। जब बाहर कोई किसी दूसरी लड़की के साथ किसी भी तरह का गलत कार्य करते हुए दिखाई दे तो आपको वहां जज बनने की जरूरत पड़ेगी। आप मध्यस्थता करें तो कोई भी गलत बात नहीं होगी। हाँ, अपने आचरण को ध्यान में रख करके। अब बात कर लेते हैं अगले समाचार पर। हीरा सिंह मरकाम का निधन हो गया है। बेहद महत्वपूर्ण नाम था, एक बहुत बड़ा नाम छत्तीसगढ़ के लिए। गोंगपा पार्टी के सुप्रीमो थे। ये एक दल था, राजनीतिक दल, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के नाम से। वैसे तो ये भाजपा से जुड़े रहे शुरुआती दौर में, और उसके बाद एक आध साल दल के साथ जुड़े रहने के बाद इन्होंने एक स्वतंत्र दल बना लिया था। और ये पाली विधानसभा से 3 बार के विधायक भी रहे। इनके कहने पर चाहे वो सरगुजा हो, चाहे वो बस्तर हो, सारे जनजाति के लोग एकजुट हो जाते थे। ये एक बड़ा चमत्कारिक व्यक्तित्व रहा इनका। और इनके निधन पर आप क्या करेंगे? आप क्या कर सकते हैं? आप सिर्फ नाम याद रख सकते हैं, तो आपको नाम याद रखना भी चाहिए। अब बात करते हैं महिला रक्षा टीम की। महिला रक्षा टीम बिलासपुर जिले में गठित की गई है बिलासपुर पुलिस के द्वारा, जिसका बड़ा उद्देश्य है घरेलू हिंसा से महिलाओं की रक्षा करना, उनको मुखर बनाना ताकि वो घरेलू हिंसा के बारे में खुल करके बता सकें और कार्यवाही की जा सके। और दूसरा बड़ा इसका जो पर्पस है वो है महिलाओं को ठगी से बचाना। तीसरा बड़ा पर्पस है छोटी बच्चियों को गुड टच और बैड टच की शिक्षा देना। ये आपको अपने घर में भी करना चाहिए। अपने घर की छोटी बच्चियों को ये शिक्षा जरूर देनी चाहिए कि उन्हें जिस तरह से छुआ जा रहा है, क्या वो टच सही है या गलत है, और उन्हें खुद भी जागरूक करना चाहिए ताकि आपके घर के आसपास या आपके घर में घुसे हुए ऐसे लीच लोग जो बच्चियों को सॉफ्ट टारगेट समझते हैं ना, आप उन पर निगरानी रख सके, आप उन पर कड़ा एक्शन ले सके। तो भाई ये बिलासपुर में महिला रक्षा टीम डोर टू डोर जाकर के, यानी घर घर जाकर के इस तरह की पहल चला रही है, बधाई के पात्र है। बात करते हैं बस्तर में बड़ी घोषणाओं की। बस्तर में वैसे तो कल बहुत सारी घोषणाएं हुई, और इनमें से जो घोषणाएं वो मैं कल भी चर्चा कर चुका हूं, और आज जिस बात को यहाँ करने वाले हैं वो आपको याद रख लेनी चाहिए। दंतेवाड़ा और कोंडागांव, यहाँ 2 स्टील प्लांट लगाने की घोषणा मुख्यमंत्री ने ऑफिशियली की है। वैसे तो कहा गया है कि बस्तर में 5 स्टील प्लांट लग सकते हैं, लेकिन जिन 2 की घोषणा की गई है वो 2 हैं, एक दंतेवाड़ा में और एक कोंडागांव में। ये दोनों आपको याद रखनी चाहिए। यहाँ तक था आज का समाचार, और फिर हमारी मुलाकात होगी कल, और फिर जानेंगे क्या और कुछ नया हो रहा है आपके प्रदेश में। मुलाकात करते हैं।